हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और किस किस के घर में सफाई अभियान छिड़ गया है या अभी तक नहीं छिड़ा है और आप सोच ही रहे हैं कि कहां से शुरू करें, क्योंकि त्योहारों पर काम इतना ज़्यादा होता है कि समझ ही नहीं आता कैसे होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड हैक्स जो आपकी क्लीनिंग में हेल्प करेंगे और त्योहारों में आपके काम को थोड़ा आसान बनाने में आपकी मदद करेंगे। फ्रेंड्स, काम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर हम उसे एक प्लानिंग के थ्रू करते हैं तो वो काम हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और उसमें मेहनत भी कम लगती है। तो मेरी तो क्लीनिंग काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो गई थी, थोड़ी थोड़े मैंने काम करने शुरू कर दिए थे। और ये वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने यहाँ पे प्लानिंग करी थी कि हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे। और त्योहारों पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम अपने सामान को इधर से उधर खिसकाते रहते हैं, चाहते हैं कि कुछ नया लुक अपने घर में क्रिएट करें। इस तरह की उठापटक घर में चलती ही रहती है। तो ये वाले वीडियो में हम सोच रहे थे कि हम सोफ़े की रीसेटिंग करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे लॉबी में। तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर सेटिंग चेंज करने की सोची थी, लेकिन नहीं हो पाया था। लेकिन इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ, हमारी डीप क्लीनिंग हो गई थी पूरे लिविंग रूम की। जितने भी सोफ़े के नीचे गंदगी वगैरह थी वो सब निकल गई थी। हमारे सोफ़े क्योंकि एल शेप है तो सेटिंग तो चेंज नहीं हुई थी, लेकिन 80% हमारी क्लीनिंग हो गई थी लॉबी की। और उसी दिन हमने डी क्लटर किए थे काफ़ी सारे कपड़े। यहाँ पे हस्बैंड की अलमीरा मैंने साफ़ की थी और कुछ कपड़े इन्होंने डिस्कार्ड किए थे, तो इनकी गठरी बनाकर रख दिया था मैंने स्टोर रूम में। डीप क्लीनिंग का फर्स्ट रूल होता है डी क्लटरिंग। जब तक आप अपने पुराने सामान को नहीं हटाएंगे तो आपको नए सामान की जगह नहीं मिलेगी। तो बस ये गठरी उठाई, स्टोर रूम में रख दिया था। इसका क्या किया है आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। जो बर्तन वाली आंटी होती है ना, तो कपड़े लेकर जाते हैं, तो कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो किसी को भी दिए नहीं जाते हैं, तो वो मैंने उसमें निकाल के रख दिए हैं। थोड़े बहुत कपड़े मैंने और निकाले हैं जो मैं ममता को दे दूँगी, अपनी मेड को। तो चलिए पहले ये कपड़े मैं उनको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, जब हम पुराने वाले घर में थे तो मेरी जो मदर इन लॉ था इस तरह के बर्तन लिया करती थी पुराने कपड़ों से। और इस घर में आए हुए हमें हो गए हैं 4.5 साल, लेकिन कभी मैंने इस तरह की आंटी को नहीं बुलाया था, क्योंकि ये काफ़ी चिक चिक करती हैं। और जो मेरी नीचे वाली भाभी हैं तो वो इस तरह से कपड़े देकर बर्तन लेती हैं। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ, लेकिन इन आंटी से बिल्कुल भी बात नहीं बनी थी, वो कपड़े छोड़कर चली गई। तो बहुत ज़्यादा मेरा मूड ख़राब हुआ था। सिर्फ इसी वजह से मैं बर्तन वाली आंटी को नहीं बुलाती थी। खैर 15-20 दिन बाद एक भैया आए, वो नीचे बर्तन लेकर आए थे, तो दोबारा मैंने डी क्लटर करे थे कुछ कपड़े। तो और मेरे मन में फिर से थोड़ा सा लालच जाग गया, तो मैंने इनको बुला लिया कि चलो देखती हूँ, एक बार और ट्राई करती हूँ। अगर आज काम नहीं बना तो कान पकड़ती हूँ कि कभी भी इन लोगों को नहीं बुलाऊंगी। तो टचवुड इन वाले भैया ने मुझे एक चाय का जो बर्तन होता है वो दे दिया। और काफ़ी सारे कपड़े इन्होंने लिए थे, पुराने भी निकाले थे, लेकिन मैंने कहा भैया आप उठा लो और बस ले जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये कपड़े यहाँ से हटाने थे। और देखिए ये चाय का जो पैन है काफ़ी अच्छा है, तो मैंने सारे कपड़े देते थे, ज़्यादा मैंने बार्गेनिंग नहीं करी। मैंने भैया से बोला सारे कपड़े ले जाओ, लेकिन एक बर्तन दे जाओ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको कपड़े दे सकूँ। तो ये भैया बोल रहे थे कि हम अपने पुराने कपड़े, मतलब जो लेबर वगैरह होती हैं उनको देते हैं, या तो ये सेल करते होंगे। लेकिन इस तरह से भी हम किसी ना किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके शहर में इस तरह की कोई लोग आते हैं कपड़े वगैरह लेने, तो आप उन्हें दे सकते हैं। नहीं तो आप फुटपाथ पर जो लोग बैठे होते हैं उनको भी दे सकते हैं। मैं काफ़ी बार, हमारे यहाँ पर आश्रम वाले लोग आते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ कपड़े, लेकिन सिर्फ वही कपड़े देती हूँ जो पहनने लायक होते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो पहनने लायक नहीं होते, तो उसको किसी और को देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, इस बात से जज मत कीजिएगा, मैंने पहली बार इस तरह से कपड़े देकर बर्तन लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप गरीब लोगों को कपड़े दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको दुआएं भी मिलेंगी। और आपकी सिटी में कुछ इस तरह के अरेंजमेंट हो, कोई ऐप हो या फिर कोई संस्था हो जो पुराने कपड़े लेती है, तो आप वहाँ पर भी डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, डी क्लटरिंग तो हो गई है, अब लगना है सफाई में। तो सफाई का सेकंड रूल ये है कि आप हमेशा टॉप टू बॉटम सफाई स्टार्ट करें। जितने भी आप घर के जाले पहले झाड़ सकते हैं वो झाड़ लीजिए। और त्योहारों पर जिस तरह से कर्टन वगैरह सबसे ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और दिवाली पर तो कर्टन्स की सफाई होना मस्ट ही है। जब तक हम कर्टन्स को एक बार वॉश नहीं कर लेंगे ना, तो पूरे घर में आप कितनी ही सफाई कर लो तो आपके घर में रौनक नहीं आती है। फ्रेंड्स, मैं बैचेस में इस तरह से पर्दे धोती जा रही थी। मंदिर की सफाई का व्लॉग ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। नवरात्रि से पहले पूरे मंदिर की क्लीनिंग हो गई थी, वहाँ के कर्टन्स भी चेंज हो गए थे। तो बच्चों की
हेल्प ले लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो काम मुझसे नहीं होता है, जो ऊंचाई वाले काम होते हैं वो बेटा करता है या हस्बैंड करते हैं। और कर्टेंस को वॉश करने से पहले यहाँ पे मैं उनको बांध लेती हूँ। जो इसके रिंग्स होते हैं उसमें किसी रस्सी से उनको अच्छे से टाई कर लेती हूँ और बाल्टी में भिगो के रख देती हूँ 2-3 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट सोक करके इस तरह से सरफ के पानी में रख दें तो काफ़ी सारा मैल इनका निकल जाता है। और फ्रेंड्स, इस तरह से जो आपकी वॉशिंग मशीन का जो वर्कलोड भी कम हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा मैल है वो आपकी मशीनरी को ख़राब भी नहीं करेगी, क्योंकि कर्टन्स में आपको धूल दिखाई नहीं देती लेकिन काफ़ी सारी डस्ट इसके अंदर हो जाती है। आप देखें यहाँ पे कितना काला पानी हो गया है, जबकि अभी 2-3 महीने पहले मैंने ये वाले कर्टन्स वॉश किए थे। और फ्रेंड्स, मेरे लिविंग रूम में 12 पर्दे लगे हुए हैं, तो ये मत सोचिएगा कि सारे पर्दे मैंने एक ही दिन धोए हैं। जिस तरह से कोई मशीन काम करती है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, इसी तरह हमारी बॉडी की भी कुछ कैपेसिटी होती है। तो बस मैं 2-2 पर्दों को सोक करती जा रही थी और इसमें 3 पर्दों से मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे मशीन में, क्योंकि अगर आप अपनी जो मशीन की कैपेसिटी होती है, यहाँ पर आप देखिए 7.5 kg वाली जो मेरी मशीन है, तो अगर आप इससे ज़्यादा इसमें पर्दे डालेंगे तो आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है। और सोचिए अगर फेस्टिवल के टाइम पर मशीन ख़राब हो गई तो फिर हमारा क्या हाल होने वाला है। और मशीन हमारा बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होता है, बिना मशीन के तो मेरा काम चलता नहीं है। और मैं हर ऑल्टरनेट डेज़ में मशीन लगाती हूँ। घर में जितने भी कपड़े होते हैं तो मैं ज़्यादा जोड़ के नहीं रखती। आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे आप रेगुलर डेज़ में, तो आपका काम फिर इकट्ठा नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे मैंने पर्दे निकाल लिए हैं और आपको मैं खोल कर दिखाऊंगी। तो इससे जो ये रिंग्स है ज़्यादा नहीं निकलते हैं, और ये वाले जो रिंग्स होते हैं इसके पीछे जो रिंग लगा होता है वाइट वाला, तो अगर वो हट भी जाता है तो वो दोबारा से सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से रस्सी नहीं बांधेंगे तो इसके अंदर जो सारे रिंग्स हैं वो एक ही बार में निकल जाते हैं और फिर आपके कर्टन्स ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए पर्दे कितने साफ़ धुले हैं। और फ्रेंड्स, फेस्टिवल के टाइम पर जब हम सफाई शुरू करते हैं ना करना, तो पता नहीं कहाँ से काम निकल आता है। और जब मैं सफाई करती हूँ तो ये वाला कोना भी दिखाई देता है कि वो थोड़ा सा गंदा है, उसको भी साफ़ कर लो, उसको भी साफ़ कर लो। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो अगर आप फेस्टिवल के टाइम पर चाहेंगे ना कि आपको सेल्फ़ केयर करनी है तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ, मशीन में कपड़े लगा देती हूँ और जो भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है, डीप क्लीनिंग किचन की या किसी भी घर के किसी भी कोने की, तो सेल्फ़ केयर भी साथ साथ होती रहती है। तो मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाई हुई है बालों में और बस अपनी किचन को डीप क्लीन करना शुरू कर दिया था। आई थिंक हर मॉम इसी तरह से मल्टीटास्किंग करती है, तो बालों में मेहंदी भी लग गई, थोड़ी सी सेल्फ केयर भी हो गई और किचन भी डीप क्लीनिंग हो गया। मेरी किचन अभी पूरी तरह से डीप क्लीन नहीं हुई है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपसे कि आप अपने काम को उतना ही फैलाइए जितना कि आपकी बॉडी आपका साथ देती है। तो एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। अगर आप देखकर दूसरों को ये सोचेंगे कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। आप जैसे कंफर्टेबल हो और आपकी बॉडी जितना साथ दे उतना ही कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा अपर पोर्शन किचन का सारा क्लीन हो चुका है। कबर्ड के ऊपर की मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, बस अब है चाय की बारी। और जब इतना काम कर लेते हैं तो 1 कप चाय की मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रेंड, इस टाइम बज रहे होंगे 4 साढ़े 4, तो बस इन सारे काम से निपट कर मेहंदी धोकर मुझे लग रही थी थोड़ी सी ठंड, और अब थोड़ा सा वेदर भी चेंज हो गया है। आपके शहर में कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा लग रहा है कि अब ठंड बहुत जल्दी आ जाएगी, तो एक काम के लिए और तैयार रहिए। शायद दिवाली से पहले ही मौसम ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर आपको वूलन्स भी निकालने पड़ेंगे। तो मेरे पास एक स्टॉल रखा था, एक मैंने सूट रेडी करने के लिए दिया है, तो उसका स्टॉल मैं यहाँ पे शाम को जब सुबह शाम मुझे काम करती हूँ थोड़ी ठंड लगती है तो वो मैं पहन लेती हूँ। और फ्रेंड्स, जब भी मैं इस तरह से खाली बैठती हूँ तो थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि व्लॉग्स भी आपके पास टाइम से पहुँचाने होते हैं। और जो मेरी ये बेड साइड टेबल है, यहाँ पर मेरी डायरी, मेरा चश्मा और मेरा पेन हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि मेरे माइंड में जो थॉट चल रहे होते हैं मैं उनको डायरी पर लिख लेती हूँ। कई बार हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, लेकिन जब हमें वो काम करने होते हैं तो हम उन्हें भूल ही जाते हैं। फ्रेंड्स, अब किसी भी काम करने से पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। उस टू डू लिस्ट बनाने से काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। आपको माइंड मेकअप रहेगा कि आपको कौन सा काम कौन सी डेट तक फिनिश करना है। एक डेडलाइन बनाकर अगर आप काम करेंगे तो आपका काम उस डेडलाइन तक फिनिश हो ही जाएगा।
और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपने घर में क्लीनिंग में किसी भी चीज़ में अपनी फैमिली की हेल्प लेनी पड़े तो बिल्कुल भी मत हिचकिए, क्योंकि अगर आपकी काम करते करते ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि सबको अपने काम टाइम से चाहिए। और अगर आप क्लीनिंग करते वक्त इतने बीमार हो जाएंगे, आप अपने आप को इतना थका लेंगे कि कोई इंपॉर्टेंट काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप उसे ही नहीं कर पाए तो फिर आपकी ऐसी क्लीनिंग का क्या फ़ायदा। वैसे तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। लास्ट ईयर मैंने कुछ ज़्यादा ही क्लीनिंग कर ली थी, तो पता नहीं किसी और प्रॉब्लम से मेरे हाथ में टेनिस एल्बो हो गया था। तो अगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े या फिर मेड की हेल्प लेनी पड़े तो आप ज़रूर से लीजिए। और अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप उस काम की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरा तो यही थंब रूल है। फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हम एक डेडलाइन बनाकर नहीं चलते हैं। आप सोचिए, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है जिस पर आपको वो काम फिनिश करना होता है। सेम आप रूल फॉलो करके घर में भी सारे काम टाइम पर फिनिश कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरी लॉबी का और किचन का 80% काम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी मेरी लॉबी का मेकओवर। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।